अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेरी प्रोसेसिंग के फर्स्ट लेक्चर के बाद हमारा आज का लेक्चर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग। इससे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू क्वेरी प्रोसेसिंग। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेरी प्रोसेसर एक्चुअली प्रोसेसर यहाँ पे क्वेरी का जो प्रोसेसर है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ द DBMS है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS सॉफ्टवेयर है। ये उसका एक पार्ट है जो हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है। सही है। सो इनकी जो खसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इनिशियली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के लिए है, जबकि नेक्स्ट जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसर के लिए है। यानी कि हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का, उसके लिए वही रिमेनिंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है। और जो फर्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो सबसे पहले है लैंग्वेजेस। क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में, तो लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर बात है या तो रिलेशनल टेबल की फॉर्म में हमारे पास डाटा होगा, या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, या फिर एक्सएमएल फॉर्म में होगा। सही है। सो अगर हम रिलेशनल डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ज़ाहिर बात है रिलेशनल DBMS, क्योंकि रिलेशनल कैलकुलस इस्तेमाल करता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है तो फिर ऑब्जेक्ट DBMS जो है ऑब्जेक्ट कैलकुलस इस्तेमाल करता है, और ऑब्जेक्ट कैलकुलस एक्चुअली RDBMS का एक्सटेंशन है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एक्सटेंशन है। एक्सएमएल जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इस्तेमाल होता है टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डाटा ओवर द इंटरनेट। ये कैसे काम करता है? इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक को हम एक्स क्वेरी कहते हैं और एक को एक्सपाथ कहते हैं। जिस तरह कि हम रिलेशनल डेटाबेस में एसक्यूएल की क्वेरीज लिख के डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं, इसी तरह एक्सएमएल में हम एक्स क्वेरी लिखते हैं और एक्स क्वेरी के थ्रू हम एक्सएमएल का डाटा रिट्रीव करते हैं। सही है। सो एक्स क्वेरी इज टू द एक्सएमएल इज द सेम as the SQL for the normal relational database system. Clear? एंड XPath जो है ये पाथ डिसाइड करता है across the nodes डेटा को कैसे नेविगेट करवाना है across the nodes, उसके लिए ये पाथ डिसाइड करता है। XPath से यहाँ पे मतलब ऐसा है, जिस तरह के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल WIN32 का फोल्डर देखना हो तो WIN32 फोल्डर जो है ये तो पहले कैसे देखना होगा, माई कंप्यूटर ओपन करके सी ड्राइव को ओपन करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करेंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कहीं जाके हमें WIN32 का फोल्डर मिलेगा। सो XPath इज XML पाथ लैंग्वेज, जो कि उसी नोड से कैसे डाटा को नेविगेट करवाना है, उस हायरार्की के थ्रू डाटा को कैसे गो थ्रू करवाना है, उसके लिए XPath इस्तेमाल होते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग we are not concerned with the object and the XML. In this course we will concern with the relational DBMS. Clear? Object DBMS and XML over here are just for the introduction. So query processor must perform efficient mapping from the input language to the output language. अब यहाँ पे इनपुट लैंग्वेज हमारे पास क्या होता है, आमतौर पर रिलेशनल में इनपुट हमारे पास क्या होगा, ये रिलेशनल कैलकुलस होता है, और ये इसी रिलेशनल कैलकुलस जो कि नॉर्मली यूज़र को भी समझ आता है और ये कंप्यूटर मशीन को भी समझ आता है। जबकि आउटपुट लैंग्वेज हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म्स होते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। उसकी मैनी फॉर्म्स हम बनाते हैं जो कि फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमन बीइंग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो द आउटपुट लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है
टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का आप एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखिएगा कि ऑप्टिमाइजेशन से न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में बल्कि किसी भी जगह पे ऑप्टिमाइजेशन से हमेशा मकसद होता है टू सेलेक्ट द बेस्ट वन, टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग द पॉसिबल ऑप्शंस। क्लियर? सो कोई सा भी काम जब हमने उसको परफॉर्म करना हो और उसमें हम बेस्ट सॉल्यूशन को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इस काम को का ऑप्टिमाइज्ड वे क्या होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पेशावर से इस्लामाबाद जाना हो तो जाने के लिए तो रास्ते बहुत हैं, जीटी रोड के थ्रू, मोटरवे के थ्रू। तो फिर आप कुछ पैरामीटर्स को जहन में रख के ये डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर होगा। So among the possible options, when you select the best one, we call that as an optimized way. So यहाँ पे हमने क्वेरी को ऑप्टिमाइज तरीके से एग्जीक्यूट करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन चेक करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, एक को हम एग्जॉस्टिव सर्च कहते हैं और दूसरे को हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। एग्जॉस्टिव सर्च ये है कि हमारे पास हम ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस उसमें हम डीपली सर्च करते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि चूंकि सॉल्यूशन स्पेस काफ़ी लार्ज होगा, मैंने आपको कहा ऑल पॉसिबल। सो जब हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस काफ़ी बड़ा हो और उसमें फिर हम सर्च करेंगे एग्जॉस्टिव सर्च जिसको कहते हैं, एग्जॉस्टिवली जो बंदे को तका दे और उसमें हम उसको सर्च करेंगे तो जाहिर बात है उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हमारा मकसद होता है हमेशा कि हम क्वेरी को मिनिमम टाइम पे एग्जीक्यूट कर लें। सो ये बेस्ट अप्रोच है, ये नहीं कि गलत अप्रोच है, अप्रोच गलत नहीं है। वी सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द among the possible solutions, from the possible solutions we call that exhaustive search. Clear? लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि हम अपने काम को ह्यूरिस्टिकली सॉल्व करें। ह्यूरिस्टिकली सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम अपने सॉल्यूशन स्पेस को मिनिमाइज कर लें। वी रिस्ट्रिक्ट द सॉल्यूशन स्पेस टू ओनली फ्यू स्ट्रेटजीज। हम सारी स्ट्रेटजीज नहीं चेक करते, इसमें ऐसी भी स्ट्रेटजीज हो सकते हैं जो कि क्लियर कट नज़र आते हों कि ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो उनको हम इनिशियली ही ड्रॉप कर लेते हैं। सो प्रोसेस इसको अब करने के लिए क्या है कि हम जब इसके लिए हम रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म जब बनाते हैं तो हम पहले यूनियन ऑपरेटर्स को प्रोसेस करते हैं, फिर बाइनरी ऑपरेटर्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में प्रोसेस करते हैं। और चूंकि मकसद हमारा कम्युनिकेशन कास्ट को मिनिमाइज करना है तो हम एक होता है कि जी सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुकाबले में जॉइनिंग इस्तेमाल कर लो, ये एक अप्रोच है। सॉल्यूशन स्पेस में हमारे पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल होगा कि जी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें क्वेरी के डिफरेंट फ्रेगमेंट में से डाटा उठाने के लिए। क्लियर? अब ये भी हो सकता है कि जी जॉइनिंग इस्तेमाल करने के लिए सिंपल कन्वेंशनल जॉइनिंग के मुकाबले में अगर हम सेमी जॉइनिंग इस्तेमाल कर लें तो अगर हमारे पास डाटा डिफरेंट साइट्स पे कम्युनिकेशन का डिफरेंट साइट्स पे मौजूद हो तो जाहिर बात है उसका कम्युनिकेशन कास्ट ज़्यादा आएगा। लिहाजा अब कम्युनिकेशन कास्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम सेमी जॉइनिंग का इस्तेमाल अगर कर ले तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगा। सेमी जॉइनिंग के बारे में इस लेक्चर के अभी लास्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सेमी जॉइनिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल मौजूद है, वहाँ पे हम इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं फ्रेगमेंटेशन के लेक्चर में। सो टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन दो तरह के हैं, एक एग्जॉस्टिव सर्च और एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन टाइमिंग। सॉल्यूशन स्पेस में से बेस्ट सॉल्यूशन हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारी जो क्वेरी है और मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट हो। सो एग्जीक्यूशन टाइमिंग, query is executed, execution timing for a query। अब क्वेरी की एग्जीक्यूशन के लिए हम यहाँ पे अगेन उसकी ऑप्टिमाइजेशन चेक करते हैं। अब दो तरीकों से या फिर 3 तरीकों से हो सकता है, हाइब्रिड अप्रोच भी हो सकता है, बट इनिशियली स्टैटिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड डायनामिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। स्टैटिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ये है कि हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने से पहले स्टैटिस्टिकली
क्वेरी की एग्जीक्यूशन टाइम को हम एस्टिमेट लगवा लें, उसके अंदर जितनी भी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी हम एस्टिमेशन लगवा लें डेटाबेस स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करके। और ये किस टाइम पे होगा, ये क्वेरी की कंपाइलेशन के टाइम पे होगा। अभी क्वेरी ने एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी क्वेरी ने एग्जीक्यूट होना है, सही है। तो कंपाइलेशन के टाइम पे हम उसकी एग्जीक्यूशन टाइम एस्टिमेट करते हैं। दिस एस्टिमेशन इज नॉट परफेक्ट, एरर्स में अकर in this calculation, but we estimate the execution time for a query. Clear? वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये एक अच्छा अप्रोच है जो क्वेरी के बारे में, क्वेरी के एग्जीक्यूशन के टाइम में हमें इनिशियली पता चल जाएगा और उसमें से फिर हम बेस्ट अप्रोच सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक क्वेरी। तो डायनामिक अप्रोच ये है कि हर एक साइट तक, हर एक नोड तक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हर एक फ्रेगमेंट तक जब डाटा जाएगा तो उस तक जितना काम हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन चेक होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन चेक होगी और ये हमारे पास एक्चुअली एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही डाटा उसका क्वेरी की एग्जीक्यूशन कैलकुलेट की जाती है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोड ए से नोड बी तक, फॉर एग्जांपल नोड बी तक, फॉर एग्जांपल यहाँ नोड बी तक डेटा क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई, क्लियर। अब हमने जाना है सी की तरफ, क्लियर। अब सी तक जाने के लिए नेक्स्ट ऑपरेटर को या नेक्स्ट फ्रेगमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या हम ए से बी तक मिनिमम टाइम तक पहुंचे हैं या मिनिमम टाइम में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, क्लियर। अगर हमने यहाँ तक सही कैलकुलेशन की है तो बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस, then we can select the next path optimally. So at any point of execution, the choice of the best next operator can be based on the accurate knowledge of the results of the operators executed previously. अगर हम previously यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन सही परफॉर्म की है तो नेक्स्ट भी आगे भी हम नेक्स्ट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि द नेक्स्ट डिसीजन विल बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट। अब इसका जो एडवांटेज है दैट द साइज ऑफ इंटरमीडिएट रिलेशंस, जाहिर बात है ये जो यहाँ तक इस जगह पे हम जहाँ पे हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट रिलेशंस। इंटरमीडिएट रिलेशंस पे ये क्या करता है, बेस करता है, क्लियर। एंड इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है, बल्कि है इसका एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि जी अगर हमने एक क्वेरी के लिए एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर लिया और नेक्स्ट क्वेरी आई तो उसके लिए अगेन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेरी आई तो उसके लिए सारा कैलकुलेशन अगेन करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में अगर हम स्टैटिक अप्रोच को देखें तो स्टैटिक अप्रोच में हम इनिशियली सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम उसमें कह सकते हैं कि जी एरर्स अकर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्लियर। अब इस दोनों को इन दोनों की कंपैरिजन में एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड अप्रोच, हाइब्रिड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। अब हाइब्रिड अप्रोच ये है कि इनिशियली तो ये होगा स्टैटिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, इनिशियली सारा कुछ हम एस्टिमेट कर लेते हैं, बट क्या होता है कि डायनामिक अप्रोच भी हम साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं। इनिशियली हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं और डायनामिकली ये वैल्यू ऊपर नीचे अगर हो तो जो बीच में एरर अकर होने के चांसेस हैं, बीच में अगर एरर अकर होने के चांसेस हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे एरर्स अकर होने के चांसेस हैं तो और यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। सो ऑप्टिमाइजेशन टाइमिंग में या तो स्टैटिक अप्रोच यूज़ होगा या डायनामिक अप्रोच यूज़ होगा या फिर हाइब्रिड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का अप्रोच यूज़ होगा, लेकिन मकसद सारों का यही है कि जी हमारे पास क्वेरी सबसे मिनिमम टाइम पे एग्जीक्यूट हो, बिकॉज डेटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डिफरेंट फ्रेगमेंट्स पे डिफरेंट साइट्स पर मौजूद है और जो क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लियर। अब हर एक फ्रेगमेंट के पास उसी क्वेरी का एक एक पार्ट जाएगा।
ये स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया जी। इस जगह पे हमने कहा कि जी डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स, तो ये चीज़ यहाँ पे इस जगह पे स्टैटिस्टिक्स के साथ कैलकुलेशन जब हम यहाँ पे करते हैं कि द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन रिलाइज ऑन स्टैटिस्टिक्स ऑन द डेटाबेस। डायनामिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इनिशियली चेक करते हैं कि ये हम कौन से ऑपरेटर से स्टार्ट ले लें। हमारे पास क्वेरी रिलेशनल अलजेब्रिक क्वेरी में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे ऑपरेटर्स उसमें मौजूद रहते हैं। जॉइनिंग का ऑपरेटर्स भी उसमें बाइनरी ऑपरेटर है वो भी मौजूद रहते हैं। तो जी स्टैटिस्टिकली हम ये जब हम डायनामिक कैलकुलेशन करते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन चेक करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जी हम ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर से स्टार्ट ले लें। Our statistic query optimization is more demanding because of the size of the intermediate relation must also estimate based on statistical information. So चूंकि डायनामिक अप्रोच में बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ जाते हैं, उससे बेहतर ये है कि जी हम स्टैटिस्टिकली हम स्टैटिक अप्रोच यूज़ कर लें। In distributed database, statistic is related to fragments. अब यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर ले इस जगह पे, तो हम जब स्टैटिस्टिक क्वेरी की कैलकुलेट करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम और इसकी एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी डिपेंडेंसी फ्रेगमेंट्स पर भी होती है कि जी कितने फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास इस क्वेरी के अंदर। क्लियर। अगर फॉर एग्जांपल आपने क्वेरी लिखी है जिसके अंदर सिर्फ 2 फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स को चेक किया जाता है। अगर उसमें 3 फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं तो 3 फ्रेगमेंट्स को चेक किए जाते हैं। एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 का है, एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 का है, एम्प्लॉय 1 का है, एक जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय 2 का है, एक फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 1 का है, एंड एक फॉर एग्जांपल एक और जो है और हमारे पास असाइनमेंट 2 का है। तो 4 फ्रेगमेंट्स है यहाँ पे हमारे पास। फिर साइज है उसके अंदर डेटा कितना है। क्लियर। एंड देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन ईच एट्रीब्यूट। हर एक फ्रेगमेंट के अंदर फिर जारी बात है उसमें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स तो मौजूद हैं। हर एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज मौजूद हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। क्लियर। रिकॉर्ड्स तो 100 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर उसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज 15, 20, 25, 30 हो सकते हैं। क्लियर। और इस चीज़ को जो नंबर हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, इस चीज़ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्लियर। सो समटाइम्स टू मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स को हम कैसे रिमूव मिनिमम अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे, वी क्रिएट द हिस्टोग्राम फॉर द एट्रीब्यूट वैल्यूज। हिस्टोग्राम हम बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि किसी भी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज मौजूद हैं, ताकि उतनी हमारे पास क्वेरी की अगर पार्ट्स बनना चाहें तो पार्ट्स बने और उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सो हिस्टोग्राम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच एट्रीब्यूट वैल्यू। क्लियर। कौन सी वैल्यू जो है कितनी दफ़ा और अकर हुआ है उसके अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू जो है और एट्रीब्यूट की जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ एट्रीब्यूट जो एट्रीब्यूट के डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, जो एट्रीब्यूट के यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी दफ़ा अकर हुआ है, इस चीज़ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया कि जी हमने कहा कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इन ईच एट्रीब्यूट। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है, लेकिन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट उस चीज़ को हम हिस्टोग्राम नहीं कहते, बल्कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है, हर एक वैल्यू के अगेंस्ट उसकी अकरेंस कितनी है उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट पे हमारे पास है पीरियाडिक अपडेटिंग।
Periodic updating is performed to achieve accuracy. It might result in query reoptimization. पिछले स्लाइड पे शायद मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एक जगह पे कि जी एरर्स को रिमूव करने के लिए हम क्वेरी रीऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं. Query after with the passage of time or after some time और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम हम क्वेरी की एग्जीक्यूशन टाइम को दोबारा रिकैलकुलेट कर सकते हैं. और ये हमारे पास या तो क्वेरी रीऑप्टिमाइजेशन हमारे पास स्टैटिस्टिकली भी स्टैटिक फॉर्म में भी हो सकती है अगर हम उसको दोबारा रीऑप्टिमाइज कर ले, या फिर हम हमारे पास अगर डायनामिक अप्रोच है तो उसमें भी हम क्वेरी रीऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में डिसीजन साइट्स कि जी डिसीजन साइट्स का मतलब ये है कि जब यूज़र एक यूज़र जो एटीएम मशीन के सामने एक यूज़र खड़ा है और उसने एक इनपुट दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा तो उसका ये रिक्वेस्ट इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कितनी साइट से इसका रिक्वेस्ट होके जाएगा. क्लियर. इसके लिए स्कीमास इस्तेमाल होते हैं. स्कीमास की इंफॉर्मेशन मेरे पास इस वाले साइट पे है या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे है, यह शायद इस जगह पे है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जी डिसीजन साइट्स हमारे पास यहाँ पे या तो सेंट्रलाइज अप्रोच यूज़ होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच यूज़ होगा. अब सेंट्रलाइज डिसीजन अप्रोच किस बेस पे यूज़ होता है? सेंट्रलाइज डिसीजन अप्रोच हमारे पास यूज़ होते हैं जब हमारे पास ग्लोबल स्कीमा मौजूद हो. ग्लोबल जब हमारे पास ग्लोबल स्कीमा मौजूद हो. स्कीमा आप लोग पढ़ चुके हैं डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर, आप लोग स्कीमा पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास हो जो है लोकल स्कीमा, ग्लोबल स्कीमा या फिर एक्सटर्नल स्कीमा. ग्लोबल स्कीमा होता है यानी कि स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, लेआउट ऑफ द डेटाबेस, ऑफ द एंटायर डेटाबेस. क्लियर. सो यहाँ पे पूरी डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन जहाँ पे मौजूद रहती है उसको हम ग्लोबल स्कीमा कहते हैं. सो इन स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन a single site or several site may participate in the selection of the strategy to be applied to answer for the query. क्लियर. जाहिर बात है या तो एक साइट या मैनी साइट, लेकिन मोस्टली मैनी साइट्स इस्तेमाल होते हैं बिकॉज डेटा हमारे पास फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मौजूद रहता है. क्लियर. मोस्ट सिस्टम यूज द सेंट्रलाइज अप्रोच and however the decision process could be distributed among various sites. जिस तरह कि मैंने आप लोगों को कहा कि जी ये वेरियस साइट्स पे डाटा मौजूद रहता है तो डिसीजन भी मैनी साइट्स पे लिए जाते हैं. और ये जो अप्रोच हमारे पास है ये हमारे पास बेस्ट अप्रोच है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच का इस्तेमाल कर लें. अब सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज सिंपलर बट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. क्लियर. एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आप यहाँ पे लफ्ज़ देख ले हमारे पास ग्लोबल का वर्ड इस्तेमाल मैंने किया. सो सेंट्रलाइज के लिए हमारे पास ग्लोबल स्कीमा का होना ज़रूरी है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फिर हम लोकल स्कीमा इस्तेमाल करते हैं. सो व्हाइल द डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच रिक्वायर्स ओनली लोकल इंफॉर्मेशन और लोकल स्कीमा. हाइब्रिड अप्रोच भी इस्तेमाल हो सकते हैं जिसमें सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों मौजूद हो. तो इनिशियली सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू और डिसाइड कर ले कि जी मैंने जाना किस किस जगह पे है. क्वेरी ये डिसाइड कर लेते कि जी मैंने जाना किस किस जगह पे है, कौन कौन से फ्रेगमेंट के पास मेरा रिक्वेस्ट इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क लाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र होगा. और फिर लोकल स्कीमा डिसाइड करता है कि जी अब मैंने उसको किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाना है. तो हाइब्रिड अप्रोच where one side makes major decisions and other sides make local decisions. सिर्फ वन साइड इनिशियली डिसाइड करते हैं कि जी ये क्वेरी कौन कौन से साइट्स पे जाएगा, फिर रिमेनिंग काम लोकल साइट्स का होता है. अब यहाँ पे अब ग्लोबल स्कीमा भी इस्तेमाल होते हैं और लोकल स्कीमा भी इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी? तो जी यहाँ पे अगेन मैं वही स्कीमा का जिक्र करूँगा. सो द नेटवर्क टोपोलॉजी इज जनरली एक्सप्लॉइटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसर. जाहिर बात है हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की बात करेंगे
ये 6 पॉइंट्स हैं हमारे 5th पॉइंट्स है और 6 पॉइंट्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली द नेटवर्क टोपोलॉजी इज जनरली एक्सप्लॉइटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ही मौजूद है। सो जब हमारे पास WAN टेक्नोलॉजी हो सो हम हमेशा कास्ट फंक्शन को देखते हैं और कास्ट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कास्ट फंक्शन हमारे पास कम्युनिकेशन का कास्ट होगा जो कि एक्चुअली डेटा कम्युनिकेशन कास्ट है। डेटा को हमने कैसे इन्हीं कम्युनिकेशन लाइन पे ट्रांसफ़र करवाना है, सही है। अब ये हमारे पास दो सब प्रॉब्लम्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। Selection of the global execution strategy based on inter-site communication and selection of each local execution strategy। पिछले स्लाइड की तरह यहाँ पर भी हमारे पास centralized approach and distributed approach। So यहाँ पे global execution strategy and local execution strategy, clear। अब WAN में हमारे पास हमारे पास LAN में सिर्फ LAN में अगर हम बात करें तो LAN में हम इस चीज़ को हम IO कास्ट कहते हैं, इनपुट आउटपुट कास्ट, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन कास्ट इतना नहीं होता। सो जस्ट हमारे पास दूसरे से इनपुट हम रिसीव करते हैं और एकदम से रिस्पांस मिलता है। WAN में हमारे पास फिर कम्युनिकेशन कास्ट ज़्यादा आता है क्योंकि हमने डाटा को काफ़ी फासले पे ट्रांसफ़र करवाना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि चूँकि हमारे पास डाटा फ्रेगमेंट्स में डिफरेंट साइट्स पर मौजूद है, जिस तरह कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इफ़ यू रिमेंबर द एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी फॉर रिलेशनल जब्रिक फॉर्म, द फर्स्ट द स्ट्रेटजी ए। अब स्लाइड्स यहाँ पे अगर आप ओपन कर ले और उसको देख लें तो स्ट्रेटजी ए में हमारे पास हमने कुछ इस तरह किया था कि हमारे पास कुछ इस तरह रिकॉर्ड्स थे यहाँ पे और कुछ यहाँ पे थे। इसको हमने इसी तरह आगे फॉरवर्ड किया एक और एम्प्लॉय टेबल पे, और एम्प्लॉय टेब और असाइनमेंट टेबल से हमने अगेन यहाँ पे एम्प्लॉय 2 पे हमने डाटा को फॉरवर्ड किया और फिर ये रिजल्ट्स ऊपर जाके ऊपर इसने यहाँ पे हमने एंड पे यहाँ पे जॉइनिंग या फिर यूनियन परफॉर्म कर ली और हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आया। तो अब ये जो एग्जीक्यूशन है इस जगह पे जो एग्जीक्यूशन है और इस जगह पे ये जो एग्जीक्यूशन है इसको हम कहते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन, क्लियर। तो हमारे पास जब फ्रेगमेंट्स मौजूद हो तो इन्हीं फ्रेगमेंट्स ये काम करते हैं, पैरेलली काम करते हैं और इससे कम्युनिकेशन कास्ट बहुत कम हो जाती है, क्लियर। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में हम एक चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डेटा शिपिंग कहते हैं। अगर क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट हो यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट ना हो, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट हो तो डेटा शिपिंग एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्वेरी को ऑप्टिमाइज तरीके से एग्जीक्यूट करवाने के लिए कुछ काम सर्वर के ज़िम्मे डाला जाता है जो कि ऑफ कोर्स वो करेगा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा काम और क्लाइंट को भी दे देता है और क्वेरी का और कुछ हिस्सा क्लाइंट पर भी वो बोझ डाल देता है, जिसको हम डेटा शिपिंग कहते हैं। सो बस यू शुड फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच, क्लियर। The next one is the exploitation of replicated fragments। Replication हम कहते हैं duplication, क्लियर, डुप्लीकेशन। और ये है फ्रेगमेंट्स। ध्यान में रखिएगा कि रिप्लिकेशन इज डिफरेंट देन द फ्रेगमेंटेशन। एक ही डाटा को मैनी जगह पे रिलोकेट करवाना, कॉपी पेस्ट बना के, उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन ये है कि हम एक ही टेबल को, इसी तरह एक ही टेबल है उसको हम या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली इसी तरह जब उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो एक एक पीस को हम यहाँ पे ये फ्रेगमेंट 1 है, ये फ्रेगमेंट 2 है और इसी तरह ये फ्रेगमेंट 3 है और ये फ्रेगमेंट 4 है, क्लियर। सो यहाँ पे जाहिर बात है अगेन हम ये बात करेंगे कि जी वी लाइक द लोकलाइजेशन मोर अलॉट, क्लियर। रीज़न उसकी ये है कि जी डाटा हमारे पास चूँकि फ्रेगमेंटेशन में हम डाटा को लोकलाइज करते हैं, लिहाजा
अब उसको लोकलाइज तरीके से एग्जीक्यूट भी कर लो। हर एक फ्रेगमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसका अपना प्रोसेसर मौजूद है, उसको अलग अलग काम दे दो, एग्जीक्यूट कर लेगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा, हर एक सिस्टम पे थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ेगा, कम्युनिकेशन और फिर हम हर एक जगह पे सिमी जॉइनिंग इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर? तो कम्युनिकेशन कास्ट भी कम होगा, डेटा लोकलाइज तरीके से भी एग्जीक्यूट होगा, सो कम्युनिकेशन कास्ट में भी बचत और एग्जीक्यूशन में भी बचत। सो मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम उस क्वेरी की एग्जीक्यूशन पर लगेगा। द सिनेरियो इज कॉम्प्लिकेटेड बट विद मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम। और मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बोला था, डिस्कस किया था हमने फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे कि एज कंपेयर टू सेंट्रलाइज्ड अप्रोच द डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बट इट डजंट मीन दैट वी विल नॉट इम्प्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। क्लियर? Then a distributed relation is usually divided into fragments. Of course, we know this. Distributed queries expressed on global relation mapped into queries on physical fragments of Electron. By translating relations into fragments, we know this. And this process is called localization. जिसको हम localization कहते हैं और जिसको हम कहते हैं localize the data involved in the query. अब क्या कर लो, क्योंकि आपने फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर ले, डेटा को लोकलाइज किया, अब क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्वेरी उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके उसको लोकलाइज कर लो। सो सम टाइम ये भी हो सकता है कि जी फ्रेगमेंटेशन हमारे पास हम जो है हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए हो, लोकेशन ए पर भी हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए हो और लोकेशन बी पर भी सेम फ्रेगमेंट चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं कि जी सेम फ्रेगमेंट की दो जगहों पे उसकी एक रिप्लिका बनाते हैं। So replicated fragments at runtime helps to minimize communication time. Clear? हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास फ्रेगमेंट्स हो लेकिन वो रिप्लिकेटेड फॉर्म में मौजूद हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ सिमी जॉइन। स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि हम एंड स्लाइड पे 8 नंबर पॉइंट पे हम ये सिमी जॉइन को डिस्कस करेंगे in comparison to the conventional join approach. So डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एक बात जहन में रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये चीज़ में कई दफ़ा मैं डिस्कस किया मैंने कि जी सिमी जॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिकेशन कास्ट को रिड्यूस करता है। तो द बेसिक आइडिया फ्रॉम सिमी जॉइन इज टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन कास्ट बिटवीन डिफरेंट साइट्स। और ये कास्ट कैसे कम करता है? ये कास्ट कम करता है बाय reducing the size of the operand. कम्युनिकेशन कास्ट में ये जो रिडक्शन आती है ये एक्चुअली ऑपरेंड में रिडक्शन आती है। और ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड आर द टेबल्स, ऑपरेंड्स आर द डेटा। और ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर द प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, जॉइनिंग, दीज आर द ऑपरेटर्स। So सिमी जॉइन is particularly useful कि हम उससे इम्प्रूव कर ले डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की परफॉर्मेंस को। क्लियर? एक एग्जांपल इस पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ओरेकल का और इसको हम कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल जॉइन के थ्रू। कन्वेंशनल जॉइन से हम इसको कंपेयर करते हैं। ओरेकल की सिमी जॉइन की क्वेरी है क्वेरी 1 और दूसरी क्वेरी हमारे पास है कन्वेंशनल जॉइन की। सो पहले कन्वेंशनल जॉइन को एक नज़र देखते हैं। पहले आप इस पॉइंट को देख ले, इस वाले। हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक हमारे पास है एम्प्लॉय का टेबल और एक है डिपार्टमेंट का टेबल। क्लियर? सो डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय ये एलियस है, मैंने ये मेट से पहले डिस्कस किया था। सही है? सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, department name from department employee, where department ID is equal to department ID जो कि एम्प्लॉय टेबल में है और डिपार्टमेंट टेबल में है। प्राइमरी फॉर ये यहाँ पे फॉरेन की है क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में है और इस जगह पे डिपार्टमेंट आईडी एज अ प्राइमरी की काम कर रहे हैं, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी।
तो यहाँ पे क्वेरी ट्रू का आप आउटपुट देख सकते हैं कि उसने हमारे सारे रिकॉर्ड, सारा डाटा दिखा दिया जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसके डिपार्टमेंट आईडी और उसके नेम्स हमें उसने बता दी। अब यहाँ पे देख लें कि डिपार्टमेंट आईडी 10 एंड डिपार्टमेंट आईडी 20, तो 20 में देख ले एंड 20 में देख ले, तो 20 टू टाइम्स, फिर अगेन 30 को देख ले, और इसमें आप नीचे चलते जाएं तो और भी बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे देख ले कि जो डेटा, जो आउटपुट हमें नज़र आया, और हमारे पास कोई से भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे मोर देन वन मौजूद हैं। सम रिकॉर्ड्स आर मोर देन वन। अब ये मोर देन वन क्यों है? मोर देन वन ये इसलिए है बिकॉज इस मार्केटिंग के अगेंस्ट एम्प्लॉय टेबल के अंदर 2 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। यहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज़ मौजूद है, और एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, तो ये डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन इसके अगेंस्ट वहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में एक ही एम्प्लॉय मौजूद है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया। क्लियर? सो यहाँ पे, और ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये रिप्लिकेशन हमें इस जगह से आ रही है। ये जो हम यहाँ पे कहते हैं ना कि जी ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, तो ये चीज़ हमें यहाँ से आ रही है। क्लियर? अच्छा जी, अब सेम क्वेरी को हम सेमी जॉइनिंग के थ्रू लिखते हैं। हम लिखते हैं कि जी सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल से एंड डिपार्टमेंट नेम, कहाँ से? डिपार्टमेंट टेबल से। क्लियर? फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर। अब ये सेमी जॉइनिंग है। सेमी जॉइन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है यूजिंग द सब क्वेरी। इसको हम सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। इस तरह के इफ कंडीशंस अगर आप लोगों ने C++ जावा में पढ़े हो तो वहाँ पे हम इफ और फिर नेस्टेड इफ पढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वेयर एग्जिस्ट्स, क्या एग्जिस्ट करते हैं? सेलेक्ट वन, मैक्सिमम और एटलीस्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मोर देन वन भी एग्जिस्ट कर रहे हो तो और डिस्प्ले ना करो, जस्ट वन डिस्प्ले करो एम्प्लॉय टेबल से। वेयर, अब देखिए सेम जॉइनिंग है, यहाँ पे सेम जॉइनिंग है, आप देख सकते हैं। इस जॉइनिंग को इसके साथ कंपेयर कर ले। क्लियर? सेम जॉइनिंग है, बट यहाँ पे जो नेस्टेड में हमने ये काम डिस्कस किया कि सेलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब अगर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, सो अब अगर यहाँ पे इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे पास मार्केटिंग के अगेंस्ट अगर एम्प्लॉय टेबल में मोर देन वन भी मौजूद हो तो मोर देन वन को डिस्प्ले नहीं करेगा, जस्ट वन को डिस्प्ले करेगा। उसके करस्पॉन्डेंट जस्ट वन रिकॉर्ड उठाएगा। अब अगर आप लोगों को अभी पिछले लेक्चर के दौरान अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने डिस्कस किया जब हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस ज़्यादा हो, यहाँ पे एक जगह पे मैंने डिस्कस किया मैक्सिमम हैविंग मैनी सॉल्यूशन स्पेसेस। जब हमारे पास ये देखें सॉल्यूशन स्पेस, लार्ज सॉल्यूशन स्पेस, और उस पे हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्ट द सॉल्यूशन स्पेस, जहाँ पे हमारे पास फ्यू स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जी हमने कहा कि जी कार्टेशियन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, कि नो कार्टेशियन प्रोडक्ट गलत है, उससे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जब हम उसको कम्युनिकेशन लाइन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हमने कहा कि जी जॉइनिंग इस्तेमाल कर लो, तो जो जॉइनिंग में भी मसला हो सकता है, आप लोगों ने देख लिया। क्लियर? अब इसे डिस्ट्रीब्यूटेड बेस में एक फिर अब बेस्ट अप्रोच कौन सा है कि जी हम सेमी जॉइनिंग इस्तेमाल कर लें। अब अगर हम सेमी जॉइनिंग इस्तेमाल कर लें तो उससे हमें सिर्फ उतनी ही रिकॉर्ड कम्युनिकेशन लाइन में ट्रांसफ़र करवाने होंगे जितने हमें चाहिए एक कंडीशन के लिए। रिमेनिंग रिकॉर्ड्स कम्युनिकेशन लाइन में गैर ज़रूरी तौर पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दीज आर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेरी प्रोसेसर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसमें है लेयर्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग, जो कि हम उसको फिर नेक्स्ट उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हो
कुछ क्वेरीज हो, जो कुछ भी हो, तो आप मुझसे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।